नमस्कार दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल ABM स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। कोरोना काल में अपने घर पे रहें, सेफ़ रहें, बाहर जाएं तो मास्क लगा के ज़रूर जाएं, सैनिटाइज़र भी साथ में अवश्य ले जाएं। तो आज हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 के प्रथम प्रश्न पत्र की। इसमें टोटल 30 प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होते हैं क्या कहलाते हैं? अनुपात मापनी कहलाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। परम शून्य वह स्थिति होती है जिस पर कोई गुण पूर्ण रूपेण अस्तित्व विहीन हो जाता है। ठीक है, परम शून्य क्या होती है? परम शून्य वह स्थिति होती है जिस पर कोई गुण पूर्ण रूपेण अस्तित्व विहीन हो जाता है। मापन की जो आवश्यक तथ्य हैं वो है गुण की व्याख्या, गुण की कार्यकारी परिभाषा, गुण की इकाइयों के रूप में व्यक्त करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। क्या होता है आंतरिकीकरण में? पराअहम होता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसको जो है सिगमंड फ्रायड ने ही दिया था पराअहम। तो इसमें फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में दो मुख्य प्रत्यय दिए। पहला है चेतन, अर्ध चेतन व अचेतन। दूसरा है इदम, अहम और पराअहम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्यवहारवादी ने ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील या जो चाहूँ वो बना दूँ। किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन ने कहा है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चाहे जो बना सकता हूँ। ठीक है, तो जॉन वी वाटसन जो है व्यवहारवादी मनोविज्ञान विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के एक समूह ने किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। किसकी होती है ध्यान आकर्षित होने में? ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन जो है व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ठीक है, क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा से तात्पर्य होता है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला, क्योंकि यह एक ऐसी परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार को प्रारंभ या अनुप्रेरित सक्रिय बनाए रखती है। तो दोस्तों आपको बताए होंगे कि प्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं। प्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। प्रेरणा के जो घटक होते हैं वो उत्तेजना होते हैं, आकांक्षा होते हैं, प्रोत्साहन होते हैं और दंड होते हैं। चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। प्रेरणा देने वाले जो घटक होते हैं उत्तेजना होते हैं, आकांक्षा होते हैं, प्रोत्साहन होते हैं एवं दंड होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रायड के अनुसार चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि विस्मृति क्या है, विस्मरण क्या है? सीखी गई बात को धारण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मरण है। ठीक है, विस्मरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं? तो नोट डाउन कर लीजिए। वो है समय अंतराल, अधिगम मात्रा, पाठ्य वस्तु की सार्थकता, स्मरण की इच्छा, अधिगम वातावरण, मानसिक स्थिति, अभिप्रेरणा, सीखने की विधि, मादक द्रव्यों का सेवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR जो है वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? रुचि है।
क्या है? रुचि है। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड दोस्तों। हाँ, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरे परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अधिगम स्थानांतरण। तो आपको बताए होंगे कि अंतरण के प्रकार कितने होते हैं। अंतरण 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो तीसरे अंतरण यानी कि शून्य अंतरण को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन ज़्यादातर धनात्मक और ऋणात्मक अंतरण को ही उपयोग में लाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। ठीक है, तो अधिगम जो है, अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है, जो व्यक्ति को समायोजन तथा अनुकूलन के लिए तैयार करती है, और वह अधिगम जो है सतत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? स्तंभाकृत कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? स्तंभाकृत कहलाता है। इसका मतलब कि जो रेखा चित्र होता है, ठीक, उसको किस में करना? आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में अधिकतम बुद्धि का विकास होता है? बाल्यावस्था में। ठीक है, किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं, कहीं कहीं किसी किसी बुक में किशोरावस्था दिया गया है, जो कि सही नहीं है। आपका राइट आंसर बाल्यावस्था ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति मतलब जन्मजात होता है। मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था किस पर? वनमानुषों पर। किस पर प्रयोग किया था? वनमानुषों पर। ठीक, वनमानुषों या चिंपैंजियों पर। कुल कितने वनमानुषों पर प्रयोग किया था? 6। कुल कितने वनमानुषों पर प्रयोग किया था? 6 वनमानुषों पर प्रयोग किया था। सूझ के बारे में तो आपको हम बताए हैं। सूझ जो है फिक्स नहीं होता, ये अचानक आती है। और कोहलर का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, वो सृजनात्मकता, कल्पना, तर्क शक्ति आदि संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करने में बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी ... उच्च होंगे। क्या नहीं होंगे? सृजनशीलता। क्या नहीं होंगे? सृजनशीलता। सृजनशीलता से मतलब कि ये कि जो है रचनात्मक। सृजनशीलता से मतलब रचनात्मक। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि का बच्चा हो उसके अंदर सब चीज़ उच्च बुद्धि लब्धि का ही हो, वो रचनात्मक हो, मतलब हर कार्य को अपने तरीके से तकनीकियों से समझाए। ठीक है, ये है रचनात्मक या सृजनशीलता। ठीक है, मतलब कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा किसी भी चीज़ को अच्छे तरीक़ों से समझाए, सब में वो कुशल ही हो। ठीक है, सृजनशीलता का मतलब होता है नवीनता या मौलिकता। ठीक, बुद्धि से तात्पर्य होता है कि संज्ञानात्मक व्यवहार के पूर्ण वर्ग से, जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने में किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम में ... ने प्रभाव का नियम दिया। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया। थॉर्नडाइक ने कुल 3 नियम दिए: प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तार्किक विधि। किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तार्किक विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया? मूरे, या कहीं कहीं मरे भी लिखा रहता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, चलते हैं। और इसमें इन्होंने मार्गन की भी सहायता ली। ठीक है, मूरे ने मार्गन की भी सहायता ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोविज्ञान का क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसमें है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल केंद्रित शिक्षा है। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार के परिमार्जन के लिए, ठीक, तथा शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन के लिए विशेष सहायता ली जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वर्गीकरण का जो सिद्धांत है ये शैक्षिक वर्गीकरण से है। बाकी सभी तीनों ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिकता का सिद्धांत ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? पाठ प्रस्तावना सोपान जो है ऑप्शन सी तत्परता के नियम पर आधारित है। ठीक है, संबंधवादी अधिगम के जो प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं वो सीखने के 3 नियम बताए थे: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, तो विद्यार्थियों में नए अधिगम के लिए जिज्ञासा, इच्छा व रुचि जागृत हो जाए, जिससे वह नवीन ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर हो जाए। इस यही आशय है तत्परता के नियम से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? ठीक, प्रत्यय क्या है? किसी परिस्थितियों, वस्तुओं अथवा कार्यों में एक समान सादृश्यता वाले उद्दीपक की मानसिक प्रतिमा को प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय वेंडूरा के द्वारा दिया गया। संज्ञानात्मक मनोविज्ञानी बंडूरा ने प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना, इस पर विशेष जोर दिया गया। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बंडूरा कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने की प्रक्रिया में या अन्य व्यक्ति के व्यवहारों का अवलोकन करने तथा उसकी नकल करके सीखने के महत्व पर बल दिया। बंडूरा के नाम पर ही इनके सिद्धांत को बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, बंडूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि से सोपान है? तो आगमन विधि के सोपान है। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है, जबकि निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ कारक कौन है? रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? गर्भावस्था से किशोरावस्था की समस्याओं का जो है विशेषताओं का अध्ययन है, जिसमें बालक के जन्म के पूर्व काल यानी कि गर्भावस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है।
जिसमें बालकों के व्यवहार समस्याओं के साथ साथ उन सभी कारणों का भी अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का जनित विकार है, क्रोमोसोम जनित विकार है, जो शरीर में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होती है। सामान्यतः शिशु जो होता है वो 46 क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम अपने माता से व 23 क्रोमोसोम अपने पिता से ग्रहण करते हैं। परंतु डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त जो माता के 21वां क्रोमोसोम जोड़े के अलग न होने के कारण आ जाता है, जिससे उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शारीरिक विकास और मस्तिष्क के विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो कोहल वर्ग के अनुसार जो है पूर्व पारंपरिक अवस्था, कोहल वर्ग ने 3 अवस्थाएं दी थी, पूर्व परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर परंपरागत अवस्था या पश्चात पारंपरिक अवस्था। पूर्व हो गया, परंपरागत हो गया, पश्चात को उत्तर पारंपरिक अवस्था बोलते हैं, लेकिन जो नैतिकता बाह्य कारकों पर निर्धारित होती है वो प्राक पारंपरिक अवस्था में ही आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है। मानव को जो है प्रकृति की सर्वोत्तम रचना कहा जाता है। ठीक, मानव को प्रकृति की सर्वोत्तम रचना कहा जाता है। गर्भाधान के समय अंड स्रावित होकर गर्भाधान नाल के द्वारा गर्भाशय में आते हैं, जहां शुक्राणु से इनका संयोग होता है और इस प्रकार दोनों के संयोजन से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह निषेचित संयुक्त कोष कालांतर में भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अतः अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट विकास का सही क्रम संदर्भित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग ने किया। तो आज हम 30 प्रश्न को कवर किए दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और हर प्रश्न का उत्तर भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।